यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसटीएफ यूनिट गोरखपुर और सिद्धार्थनगर की पुलिस ने पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने के 4 आरोपियों को नेपाल सीमा के कोटिया बाजार से अरेस्ट किया है। उनके पास से अभ्यर्थियों की मार्कशीट, एडमिट कार्ड, ब्लैंक चेक, मोबाइल फोन और लैपटॉप भी बरामद हुआ। इनसे पहले पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर के दौरान बलिया का रहने वाला नीरज यादव गिरफ्तार हुआ था। पेपर लीक का काम करने से पहले नीरज मर्चेंट नेवी में नौकरी करता था। हालांकि उसने नौकरी छोड़ दी थी। नीरज को उत्तर कुंजी मथुरा के रहने वाले एक शख्स ने भेजा था, लेकिन पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने 4 आरोपियों को आज गिरफ्तार कर लिया, जिसमें से 3 देवरिया के रहने वाले हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपी बिट्टू कुमार यादव की अगर बात करें तो वो पश्चिम बंगाल का है। संजय कुमार गौड़, नटराज प्रजापति और जितेंद्र कुमार भारती देवरिया के रहने वाले हैं। आरोपियों के पास से 32 अभ्यर्थियों की मार्कशीट, 3 चेक बुक्स, 2 पासबुक सहित 7 स्टाम्प पेपर भी मिले। अब एसटीएफ इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। इसमें हम लोगों ने 4 लोगों को अभी अरेस्ट किया है और जो 4 लोग ये अरेस्ट हैं, इनका नाम है बिट्टू कुमार यादव, जो कि हावड़ा पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, संजय कुमार गौड़, नटराज प्रजापति और जितेंद्र कुमार भारती, ये तीनों ही जनपद देवरिया के रहने वाले हैं। ये लोग बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से और एक गैंग बना के कई स्टूडेंट्स से इनकी ओरिजिनल मार्कशीट्स, ब्लैंक चेक, एडवांस पैसा, एडमिट कार्ड्स अपने पास गिरवी रखवाते थे और उसके बाद एग्जाम शुरू होने के 2 घंटे पहले व्हाट्सएप के माध्यम से क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करा के इन लोगों को दे दिया करते थे। इन सभी की गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से भारी मात्रा में बरामदगी हुई है। 32 अदद मार्कशीट, जिसमें कई अभ्यर्थियों की ओरिजिनल मार्कशीट्स हैं, प्रमाण पत्र, ब्लैंक चेक, चेकबुक, पासबुक्स, स्टाम्प पेपर्स, कई इकरारनामे, एप्लीकेशन फॉर्म्स, एडमिट कार्ड्स, मोबाइल, लैपटॉप, चार्जर, एटीएम, पैन कार्ड इत्यादि। इनसे और विधिवत पूछताछ की जा रही है। इनके गैंग से जुड़े जो भी लोग होंगे उन सबको जल्द पकड़ के गिरफ्तारी की जाएगी। आपको बता दें कि 17 और 18 फरवरी को यूपी के 75 जिले में परीक्षा हुई। परीक्षा में 48 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हुए थे। कुल 60,244 रिक्तियों को भरने के लिए परीक्षा हुई थी। 9 घंटे पहले पेपर व्हाट्सएप पर आ गए। 2 दिन की 4 पाली में हुई थी भर्ती परीक्षा। 17 और 18 फरवरी की दूसरी शिफ्ट का पेपर लीक हो गया। इसके बाद छात्रों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। छात्रों के हित को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को निरस्त कर दिया। सीएम ने पेपर लीक के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के भी आदेश जारी किए थे। सीएम ने कहा था कि अभ्यर्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। अधिकारियों को अगले 6 महीने में फिर से पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा कराने के आदेश भी दिए गए। सीएम योगी ने इसे राष्ट्रीय पाप बताते हुए कहा कि अगर युवा के साथ अन्याय होता है तो ये राष्ट्रीय पाप है। तो वहीं विपक्ष ने सरकार पर तंज भी कसा। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सरकार पर जानबूझकर पेपर लीक कराने के आरोप लगा दिए कि वो रिकॉर्ड बनाएंगे, 60 लाख बच्चों का परीक्षा करा करके उन्हें नौकरी देने का काम करेंगे। पुलिस भर्ती का बड़ा दावा किया गया कि सबसे ज्यादा नौकरी दे रहे हैं, सबसे ज्यादा सुरक्षा के इंतजाम है, सबसे ज्यादा सेफ होगा ये एग्जाम। बताओ, क्वेश्चन पेपर लीक हो गया और ये सरकार ने जानबूझ करके इसलिए कराया है। उनकी नियत नहीं है नौकरी देने की। नौकरी देनी होगी तो आरक्षण देना पड़ेगा और आरक्षण मिलेगा तो पीडीए के परिवारों में भी खुशहाली आएगी। केवल पुलिस भर्ती का केवल निकालना और जानबूझ करके सरकार ने ये पेपर लीक कराया जिससे उन्हें नौकरी न देनी पड़ी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की राह पर जाते हुए आज यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी सीबीआई के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। अवैध खनन मामले में गवाही के लिए अखिलेश यादव को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था। दरअसल साल 2019 में हमीरपुर में हुए 2012 से 2016 के बीच अवैध खनन घोटाले का केस हुआ। इस केस में कई अधिकारियों के नाम भी सामने आए। तत्कालीन सीएम अखिलेश यादव से उस समय की स्थिति की जानकारी ली जानी है, लेकिन अखिलेश यादव ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया। समाजवादी पार्टी हर संस्था का सहयोग करती है और कोई पहली बार नहीं हुआ है
या पहली बार सीबीआई नहीं बुला रही है। याद करो नेताजी और हमारे परिवार को कितने दिन सीबीआई के अंडर रहना पड़ा। अगर आप राजनीति कर रहे हैं और पीडीए के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं तो इन सब चीजों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे ज्यादा कमजोर है, सबसे ज्यादा कमजोर स्थिति में। 10 साल के बाद भी इतने घबराए हुए लोग। अब आपको यह भी जानना चाहिए कि अखिलेश यादव इस पूरे मामले में आरोपी नहीं है, उन्हें गवाह के तौर पर बुलाया गया था। लेकिन उससे पहले ये पूरा मामला क्या है वो भी आपको हम समझाते हैं। आरोप है कि 2012 से 16 के दौरान जब अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री थे तो अधिकारियों ने अवैध खनन की अनुमति दे दी। खनन पर एनजीटी के प्रतिबंध के बावजूद अवैध रूप से लाइसेंस रिन्यू किया गया। आरोप यह है कि अधिकारियों ने खनिजों की चोरी होने दी, पट्टा धारकों से पैसे वसूले गए। धारा 160 के तहत जारी नोटिस में सीबीआई ने अखिलेश यादव को पेश होने के लिए कहा। यह धारा किसी पुलिस अधिकारी को जांच में गवाहों को बुलाने की अनुमति देती है। अखिलेश यादव के खिलाफ मामला ई टेंडर प्रक्रिया का कथित उल्लंघन कर खनन पट्टे जारी करने से संबंधित है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश ने जवाब में लिखा कि मैं जांच में सहयोग के लिए तैयार हूं, इसमें लखनऊ अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ भी सकता हूं। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि चुनाव से पहले ही नोटिस क्यों भेजा गया। 2019 के बाद 5 साल तक कोई जानकारी क्यों नहीं मांगी गई। सीबीआई इस मामले में मुझसे यानी कि अखिलेश यादव से क्या पता करना चाहती है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ये सवाल उठा रही है कि यदि आपको कोई डर नहीं है तो फिर पूछताछ से बच क्यों रहे। आप भी खनन घोटाले में हिस्सेदार हैं। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये राजनीति से प्रेरित है, जो अचानक चुनाव के समय बीजेपी को याद आ गया क्योंकि गठबंधन मजबूत हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तिहाड़ जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने एक बार फिर अरविंद केजरीवाल पर बड़े आरोप लगाए। महाठग सुकेश चंद्रशेखर करोड़ों रुपए की ठगी के अलावा जिस एक चीज के कारण मशहूर और बदनाम दोनों है, उनमें से एक है उसकी लिखी हुई चिट्ठियां। सुकेश ने एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी और सनसनीखेज आरोप लगा दिए। सुकेश ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर धमकाने का आरोप लगाया। अपनी चिट्ठी में सुकेश ने आरोप लगाया कि एक मोबाइल नंबर से लगातार फोन कर 3 दिनों से उसके परिवार को धमकाया जा रहा है। सुकेश का आरोप यह है कि जेल में भी सत्येंद्र जैन और केजरीवाल के करीबी अफसर उसे धमकी दे रहे हैं। यही नहीं, सुकेश ने अपने पत्र में आरोप लगाया कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने उसे धमकी दी और 3 महीने तक मौन रहने के बाद तमिलनाडु और कर्नाटक विधानसभा चुनाव में टिकट देने के लिए प्रलोभन देने का भी प्रयास किया। सुकेश ने दावा यह किया कि केजरीवाल ने उसे अपना बयान वापस लेने और मुख्यमंत्री और उनके सहयोगियों के खिलाफ दर्ज कराई शिकायतों को वापस लेने के लिए भी कहा। सुकेश ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री ने उसे ये सब कुछ करने के एवज में राजनीतिक समर्थन देने की पेशकश की थी। सुकेश ने लिखा कि मैं डरने वाला नहीं हूं और जल्द सीबीआई के सामने केजरीवाल को एक्सपोज करूंगा। सुकेश का दावा यह है कि जहां से केजरीवाल चुनाव लड़ेंगे वहां वो उनका विरोध करेगा और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव भी लड़ेगा। सुकेश का आरोप यह है कि केजरीवाल ने उसे तमिलनाडु से लोकसभा इलेक्शन का टिकट देने का लालच दिया। इससे पहले भी सुकेश ने कई बार चिट्ठियां लिखी हैं, चिट्ठियों के बम फोड़े हैं। महाठग सुकेश के लिए कहा जाता है कि तिहाड़ के अंदर से ही अपना ठग गैंग ऑपरेट करता था। आपको ये भी हम बताएं कि सुकेश चंद्रशेखर का जन्म कर्नाटक के बेंगलुरु की एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। सुकेश चंद्रशेखर ने कभी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं दिया और कम उम्र में ही करोड़पति बनने की हसरत पाल ली। सुकेश को महंगी कारों का शौक है। वो एक समय तक कार रेसिंग का आयोजन करने के लिए जाना भी जाता था। सुकेश ने पैसा कमाने की शुरुआत रियल एस्टेट सेक्टर से की। सुकेश पर आरोप ये लगे कि उसने 100 से अधिक लोगों के साथ ठगी की। ठगी का शिकार होने वाले नेता तक थे। 20 के करीब मुकदमे सुकेश के खिलाफ दायर भी हुए। सुकेश चंद्रशेखर बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस को अपनी गर्लफ्रेंड कहकर सुर्खियां बटोरता रहा है और इससे पहले कई बार वो केजरीवाल सरकार पर गंभीर आरोप भी लगा चुका है। अब दूसरी खबर की बात करेंगे। किसान आंदोलन का आज 17वां दिन है। पंजाब हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर एमएसपी पर खरीद की गारंटी समेत
अन्य मांगों को लेकर चल रहे किसान आंदोलन ने आज दिल्ली कूच की तैयारी पर फैसला लेना था, लेकिन आज किसानों के दिल्ली कूच पर कोई नया ऐलान नहीं हुआ। इसे लेकर कल शाम को किसान मजदूर मोर्चा के कोऑर्डिनेटर सरवन पंधेर और संयुक्त किसान मोर्चा के जगजीत डल्लेवाल की अगुवाई में संयुक्त मीटिंग भी हुई। इससे पहले 27 फरवरी को दोनों ने अपने अपने संगठनों से इस बारे में मीटिंग भी की थी। आपको हम ये बताते हैं कि इससे पहले खनौरी बॉर्डर पर 21 फरवरी को किसान शुभकरण की मौत के बाद किसानों ने दिल्ली कूच का फैसला 29 फरवरी तक यानी कि आज के लिए टाल दिया था। किसानों के कूच टालने के बाद हरियाणा, दिल्ली के टीकरी और सिंघू बॉर्डर अस्थायी तौर पर खोल दिए गए। हरियाणा के 7 जिलों में लगी इंटरनेट की पाबंदी को भी हटा दिया गया। अंतिम संस्कार में पहुंचे किसान नेता सरवन सिंह पंधेर और जगजीत डल्लेवाल ने कहा कि 3 मार्च को शुभकरण की आत्मिक शांति के लिए अरदास रखी गई है। दिल्ली कूच को लेकर के उनका कहना है कि अभी ये माहौल इस बारे में बात करने का नहीं है। अंतिम अरदास की जाएगी यहीं बल्लो गांव के अनाज मंडी के अंदर। तो मैं निवेदन करूंगा सभी संगठनों को, सभी भाइयों को, एक एक व्यक्ति को अपना फर्ज समझते हुए उनकी अंतिम अरदास में आकर शामिल हों, ताकि अरदास की एक बड़ी ताकत हुआ करती है। अरदास विनती से व्यक्ति, जाने वाले व्यक्ति की आत्मा को वो योग स्थान वाहिगुरु जरूर बख्शता है, और हमारा सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी अरदास में भी शामिल हों और उस दिन वहाँ से वो प्रण लें कि हम इस आंदोलन को, इस लड़ाई को, जिसको शुभकरण जी शुरू कर गए हैं, इसको अंतिम चरण तक लेकर जाएंगे और जीत कर रहेंगे। आपको बता दें कि फिलहाल किसान पंजाब, हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डटे रहेंगे। आंदोलन अभी खत्म नहीं होगा। किसानों के एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून, डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन के फैसले के हिसाब से फैसलों के दाम और किसान मजदूरों की कर्ज माफी तक आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी किसान आंदोलन को वोटों में भुनाने में जुटी है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने किसानों के दिल्ली चलो मार्च में अपना साथ दिखाने के लिए पंजाब के अलग अलग विधानसभाओं में किसान मार्च निकाला। को इकट्ठा होना चाहिए। अगर किसान खुशहाल नहीं रहेगा तो ये पंजाब खुशहाल नहीं रहेगा। देश में एक संदेश यहां से जाए कि पंजाब का हर व्यक्ति, चाहे वो किसानी से ताल्लुकात रखता है, चाहे वो किसानी से ताल्लुकात नहीं रखता, लेकिन हर व्यक्ति किसानों के साथ है। क्योंकि हर चीज, अगर पंजाब की कोई होंद है तो वो किसानों से है। अगर किसान खुशहाल नहीं रहेगा तो हमारा कारोबार, हमारी आड़त की दुकानें, हमारे शेलर, हमारी कॉटन फैक्ट्रियां, बाजारों में रौनकें, ये खत्म हो जाएगी। और आज ये हम बीजेपी की सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि हम सब लोग इकट्ठे होकर किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। और राज्य नीति में अब बात करेंगे बिहार की, जहां यूपी की तरह ही माफियाओं पर कानून का बुलडोजर चलाने की तैयारी है। संगठित अपराध और माफियाओं पर सख्त एक्शन के लिए बिहार की नीतीश सरकार ने भी बेहद सख्त कानून की मंजूरी दे दी। जानकारी के मुताबिक शराब से लेकर जमीन माफिया और संगठित अपराध से जुड़े दूसरे अपराधी इस कानून के दायरे में लाए जाएंगे। कल हुई कैबिनेट की बैठक में इस कानून को बनाने का फैसला हुआ। हालांकि कानून तभी अमल में आ सकेगा जब विधानमंडल से इसे मंजूरी मिले। ऐसे में सरकार की कोशिश है कि इसी बजट सत्र में इस नए कानून को पास करा लिया जाए, ताकि इसे जल्द से जल्द लागू भी किया जा सके। सूत्र ये बताते हैं कि इस कानून को खासकर बिहार में पनप रहे शराब, ड्रग्स और जमीन माफियाओं के खात्मे के लिए तैयार किया गया है, और ये काफी हद तक महाराष्ट्र के मकोका यानी कि महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट की तरह ही होगा। इसके तहत संगठित अपराध में शामिल अपराधियों से सख्ती से निपटा जाएगा। यानी एक बार जब ये कानून बिहार में अमल में आ जाएगा तो ऐसे अपराधियों और माफियाओं को आसानी से जमानत नहीं मिल पाएगी, साथ ही उनकी संपत्ति की जब्ती का भी प्रावधान होगा। दरअसल नीतीश कुमार के एक बार फिर से साथ आने के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी का ये दावा था कि वो जल्द ही प्रदेश को शराब, बालू और जमीन माफियाओं से मुक्त कराएगी। ऐसे माना यह जा रहा है कि बीजेपी के सुझाव पर ही ये कानून बनाया गया है। सरकार का मानना है कि अगर इन माफियाओं पर कानून का बुलडोजर चला तो बिहार में अपराध के मामले अपने आप कम हो जाएंगे। यही नहीं, नए कानून में सरकारी भ्रष्टाचार को भी शामिल किया गया।
इसके तहत किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को गंभीर अपराध की कैटेगरी में रखा गया है। यानी नीतीश कुमार की सरकार ने भी योगी मॉडल अपनाने की तैयारी कर ली और जल्द ही बिहार में भी अपराधियों पर कानून का बुलडोजर चलता हुआ नजर आ सकता है।